उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, इसको हम साइंस के रूप में समझेंगे तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगे। हम चक्रवात को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको बता देते हैं और वो बेसिक चीजें आप पहले से जानते हैं, बस थोड़ा सा मेरे साथ समझ लीजिए ताकि दोबारा कभी चक्रवात जब आए तो हमें इस तरह से डरना ना पड़े। ठीक है, तो चक्रवात से पहले हमें कुछ चीजों को समझना होगा। एक शब्द है वायुदाब, एक शब्द है वायुदाब। वायुदाब का मतलब क्या होता है कि किसी स्थान पर लगने वाले वायुमंडलीय दबाव को हम क्या कहते हैं, वायुदाब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये एक सतह है और इस सतह के ऊपर जो भी हवा होगी, जो भी वायु होगी, वह क्या करेगी, दबाव डालेगी। अब देखिए, जिस सतह के ऊपर जितनी अधिक वायु होगी उस पर दबाव क्या होगा, उतना ही अधिक और कम होगा। जैसे आप देख सकते हैं यह जो सतह है, यह जो सरफेस है, मान लेते हैं ए और यह सरफेस है बी। ठीक है, ये सरफेस के ऊपर जो वायु की मात्रा है वो अधिक है। ऐसे में यहां पर क्या हो जाएगा, इस वायु के द्वारा लगने वाला जो दबाव है वो ज्यादा हो जाएगा। वायुदाब को समझने के लिए सिलेंडर को समझ लीजिए। सिलेंडर में जब तक वायु है, गैस है, तब तक उसका वजन है, खाली हो जाता है हल्का हो जाता है। ठीक इसी तरह से यह एक सरफेस है, इसके ऊपर जो वायु है जितनी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। आप इस सतह को देखिए, यहां पर जो वायुदाब है इसके ऊपर की परतों का लगेगा, जबकि इस सतह पर यहां की जो वायु है इसका भी वायुदाब लग रहा है और इसके ऊपर की तो वायु का वायुदाब लगेगा ही। अर्थात जैसे एक व्यक्ति है, इसके ऊपर जो है कि 2-3 कंबल आपने डाल दिए हैं तो इसको इसी हिसाब से क्या होगा, गर्मी और ठंडी लगेगी। और एक व्यक्ति है, उसके ऊपर आपने 50 गद्दे डाल दिए, समझ लीजिए वही कंडीशन है। तो वायुदाब का मतलब होता है किसी स्थान पर लगने वाला वायु का दबाव। जहां पर वायु ज्यादा होगी वहां पर वायुदाब ज्यादा, जहां पर वायु कम होगी वहां पर क्या होगा, प्रेशर कम होगा। ये चीज समझ लिया। अब आप देखिए, हमेशा जो हवा होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। जैसे जब गर्मी खूब पड़ती है, खूब गर्मी पड़ती है और हवा बिल्कुल बंद हो जाती है, तो हमारे लोग, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भैया तूफान आने वाला है। पता क्यों कहते हैं? क्योंकि जब किसी स्थान पर, मान लो यह कोई स्थान है और इस स्थान पर क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया, हवा नहीं चल रही। तो जैसे जैसे यहां पर लो प्रेशर बढ़ रहा है, इस लो प्रेशर को भरने के लिए क्या होगा, हाई प्रेशर से हवा आएगी और जितना ही यहां पर लो प्रेशर होगा उतनी तीव्र गति से हवा आएगी। इसको ट्रेन के एग्जांपल से समझिए। आप सब लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे होंगे और प्लेटफॉर्म पर जब खड़े रहे होंगे तो कोई एक ऐसी गाड़ी आई होगी जो धीरे धीरे गुजर गई होगी, आपको कुछ भी पता नहीं चला होगा। लेकिन जब राजधानी या शताब्दी गुजरी होगी तो आप पीछे हट गए होंगे। क्यों? क्योंकि राजधानी और शताब्दी क्या करती हैं, तेजी से प्लेटफॉर्म के हवा को हटा देती हैं। अर्थात वहां पर हवा के द्वारा लगने वाला, जो हवा ने जो जगह घेर रखा था उसको हटा देती है, और जितनी तेजी से हटाया उतनी तेजी से वहां पर बन गया लो प्रेशर। अब जैसे ट्रेन गुजरती है, ट्रेन के पीछे पीछे हाई प्रेशर वाली हवा है, अर्थात वह हवा जो ट्रेन के द्वारा हटाए गए स्थान को भरने के लिए आ रही है, वो हाई प्रेशर। इसीलिए ट्रेन जब जो है कि हटती है, तेजी से पीछे से हवा आती है। यह हवा क्यों आई? क्योंकि ट्रेन ने वहां की हवा को हटा दिया था। तो इसको आप हाई प्रेशर और लो प्रेशर के एग्जांपल से समझ सकते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं कि किसी स्थान पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो डिफरेंस है जितना ज्यादा होगा, वायु की गति क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे ठंडी के मौसम में आप यह नहीं देखेंगे कि ऐसा तूफान आया जिसमें हवाओं की गति जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे थी, लेकिन गर्मी के समय ऐसा हो सकता है। गर्मी के समय किसी स्थान पर लो प्रेशर बन सकता है और इस लो प्रेशर को भरने के लिए तीव्र गति से हवाएं चल सकती हैं। प्रश्न यह आएगा कि लो प्रेशर कैसे बनेगा। लो प्रेशर को बनाने के लिए हमें जाना होगा किचन में। अब देखिए, हमने मान लेते हैं हम किचन में गए और हमने ये रखा तवा।
तवा को अब क्या कीजिए, हीट दीजिए, गर्म कीजिए। अब देखिए जैसे जैसे तवा गर्म होगा, तवा के ऊपर की वायु क्या होगी, गर्म होगी, और गर्म वायु क्या हो जाती है, हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। और इसके कारण जब हवा जो है कि ऊपर उठ गई, तो अब देखिए वहां पर तवा के ऊपर क्या हुआ, वायु की मात्रा कम हो गई। आपने देखा होगा कि जब आप कुकिंग करते हैं आपको गर्मी लगती है, पता है क्यों? क्योंकि वहां की जो हवा है, वायु है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, अवशोषित कर रही है, और अवशोषित करके वायु गर्म हो जाती है। अब गर्म वायु को निकालने के लिए आपने देखा होगा, आप जो है कि रेस्टोरेंट में गए होंगे, आपके घरों में लगा होगा कि एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है, जो बाहर की ओर हवा फेंकता है, वो हमेशा ऊपर रहता है। क्यों? क्योंकि हल्की हवा ऊपर उठती है, वो हवा को बाहर निकाल देता है। जैसी गर्म हवा बाहर निकल जाती है, वहां पर क्या हो जाती है, गर्मी कम हो जाती है। क्योंकि गर्मी किसकी थी, वायु की थी। अब देखिए मैंने तवा का एग्जांपल लिया, तवा जैसे जैसे गर्म होगा, तवा के ऊपर की वायु गर्म होगी, हल्की होगी, और वहां से हटती चली जाएगी, तो वायु की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। अब एक जमीन का स्थान मान लेते हैं, हम अपने देश का एग्जांपल लेते हैं। यह हमारा जो है कि थार मरुस्थल वाला भाग, ठीक, थार। अब थार के मरुस्थल में आपको पता है भैया, बालू वाला क्षेत्र बहुत बड़े एरिया में है। अब यहां पर क्या हो, टेम्परेचर बढ़े, समझिएगा, यहां पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये सरफेस क्या होगा, गर्म होगा, बालू गर्म हो गया। अब जब टेम्परेचर बढ़ा, बालू गर्म हो गया, तो उसके संपर्क में जो वायु है वो क्या हो जाएगी, वो भी तो गर्म हो जाएगी। इसीलिए तो गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। इसीलिए तो आजकल देखें, आपने देखा होगा, बच्चियां क्या करती हैं, अब तो हालांकि एक कल्चर बन गया है, एक प्रचलन में आ गया है कि बच्चियां गर्मी में एकदम आतंकवादियों की तरह मुंह हाथ सब कुछ कवर करके चलती है। लेकिन अगर आप इसको देखना चाहें तो गल्फ कंट्री देखिए, गल्फ कंट्री की जो सभ्यता विकसित हुई है, जिसमें अधिकांश पूरा जो शरीर होता है वो जो है कि कपड़े से ढका रहता है, उसके पीछे का एक ज्योग्राफिकल कारण भी है कि भैया कि वहां पर क्या होता है, धूल भरी आंधियां चलती हैं, तीव्र गति की हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, टेम्परेचर ज्यादा। अब टेम्परेचर जब ज्यादा हो गया तो इसके संपर्क में जो वायु थी गर्म हो गई, गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठ गई, तो यहां पर जमीन पर जो वायु की मात्रा थी वह क्या हो गई, कम हो गई। अब कम वायु क्या करेगी, कम वायु यहां पर जो दबाव उत्पन्न करेगी वो भी क्या होगा, कम होगा। यहां पर बन जाता है लो प्रेशर। अब देखो यह जो हवा उठकर गई है, या तो वायुमंडल में ऊपर चली गई, या फिर किसी दूसरे स्थान पर जाकर वह उतरेगी, और जहां पर वायु उतरेगी वहां पर बन जाएगा हाई प्रेशर। कुल मिलाकर आप समझिए कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर और प्रेशर का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। टेम्परेचर और प्रेशर का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब इसी चीज को आप समझिए इंडिया के संदर्भ में। हम लोग कहते हैं कि हमारे यहां पर जो मॉनसून है, हम कहते हैं हमारे यहां जो मॉनसून है वो गर्मी के समय आएगा। भैया गर्मी के समय क्यों आएगा, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में उत्तर भारत के मैदानी भाग में बन जाता है लो प्रेशर, और ये लो प्रेशर क्या करता है, हाई प्रेशर के हवा को आमंत्रित करता है कि भैया यहां पर लो प्रेशर बन गया है, आओ जल्दी आओ, इस जगह के प्रेशर को भरो। तो क्या होता है, हिंद महासागर से जो है कि हवा आती है, क्योंकि हिंद महासागर में क्या होता है, हिंद महासागर इतना गर्म नहीं होता जितना हमारा मैदानी क्षेत्र होता है, और इसी के कारण वहां से हाई प्रेशर से हवा जो है कि भारत के मैदानी क्षेत्र की ओर चलती है। चूंकि ये सागरी भाग से आती है और इसमें इससे वर्षा होती है, इसी को हम बोलते हैं मॉनसून। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। जब इतना समझ गए तो अब इसी चीज से आपको चक्रवात को भी क्या करना है, जोड़ना है। इसी चीज से चक्रवात को जोड़ना है। अब मान लो अभी देखिए हम कौन सा समय देख रहे हैं, अप्रैल और मई का, ठीक है, अप्रैल और मई का समय देखिए, जून का भी समय ले लीजिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, अप्रैल मई जून में चाहे ये हमारी बंगाल की खाड़ी, क्योंकि अभी जो घटना हो रही है उसका संबंध है बंगाल की खाड़ी से, तो बंगाल की जो खाड़ी का जल है, जो जल है वह क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अच्छा मान लेते हैं यह हमारा बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र, अच्छा यह बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब यहां का जो जल है, ये वाला जो जल, ये क्या हो गया, गर्म हो गया, ठीक है, ये हो गया गर्म। अब देखो जब गर्म होगा
तो जब ये सागरीय भाग गर्म हुआ, या दूसरे शब्दों में कहें पानी गर्म हुआ, तो पानी का क्या हो, गर्म पानी क्या होगा, बाष्पीकरण होगा, और इसके ऊपर की जो वायु है वो भी क्या हो गई, गर्म हो गई। सागर, ये वाला सागर मान लो गर्म हो गया, अब इसके संपर्क में जो वायु है वो भी गर्म हो गई, और गर्म वायु क्या होगी, वह बाष्पीकरण करती है, वह वाष्प को लेकर क्या हो गई, ऊपर उठ गई। अब यहां पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। तो देखो क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में इस समय जल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और जल के गर्म होने के कारण यहां पर बंगाल की खाड़ी के किसी हिस्से में बन जाता है लो प्रेशर। अब इस लो प्रेशर को भरने के लिए चलेगी हवा, ठीक है, मान लो यहां पर ये बन गया लो प्रेशर, इस लो प्रेशर को भरने के लिए हवा चलेगी। अब ये जो हवा आती है ना, ये चारों तरफ से चक्रीय क्रम में आती है। आप सब लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का चक्र देखा होगा, ऐसे घूमते घूमते आता था, है ना, राक्षसों की गर्दन काट देता था। तो ऐसे ही जब चक्रीय क्रम में जैसे शक्तिमान घूमता था, या फिर आप गर्मियों में देखते हैं, है ना, गर्मी आप जब देखे होंगे, खूब गर्मी पड़ती है और आप ऐसे बैठ के देख रहे थे, दुनिया में सब कुछ लग रहा था शांत पड़ गया, ठंडा पड़ गया, तभी आपने देखा होगा हवा आती है, प्लास्टिक उड़ाने लगती है, आपके मम्मी पापा बुला लेते हैं घर के, भूत आ गया, जल्दी अंदर आ जाओ, जल्दी अंदर आ जाओ। हालांकि वो ज्योग्राफिकल एक जो है कि घटना थी। खैर, तो जब किसी लो प्रेशर को भरने के लिए चारों ओर के हाई प्रेशर से हवाएं चक्रीय क्रम में चलती हैं, तो इसको बोलते हैं चक्रवात। तो अभी जो समय है वो कौन सा समय चल रहा है, मई का। तो मई के समय अगर बंगाल की खाड़ी का जल गर्म हो जाए, तो इस गर्म जल के ऊपर की जो वायु है वो ऊपर उठ जाएगी, प्रेशर यहां पर बन जाएगा लो। इस लो प्रेशर को भरने के लिए हवा चक्रीय क्रम में यहां पर चलेगी, और चक्रीय क्रम में चलती हुई ये हवा जब क्या होगा, तटीय क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगी, तो इसके द्वारा तूफान आता है, जो सागरीय जल प्रवेश करता है, इसी को बोलते हैं चक्रवात। इसका मतलब है जो चक्रवात का तात्पर्य है वह किससे है, चक्रीय क्रम में चलने वाली हवाओं से, चक्रीय क्रम में चलने वाली हवाओं से। अब इस चक्रीय क्रम में हवाएं क्यों चलती हैं, इसके लिए एक बल बताया जाता है जिसका नाम है कोरियालिस बल, जिसका नाम है कोरियालिस बल। कोरियालिस बल को ज्यादा कठिन तरीके से ना समझ के आसान तरीके से समझिए। कोई गोल चीज है, उसको आप घुमा दीजिए। अब देखिए, गोल चीज जब को घुमाएंगे तो उसके संपर्क की वायु भी उसी तरह से घूमने लगेगी, गोल 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 गोल। अब जब वायु घूम क्यों रही है, क्योंकि गोल चीज घूम रही है और उसका फ्रैक्शन पड़ रहा है। ठीक इसी तरह से जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो भी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है, और पृथ्वी के घूमने के कारण जो वायुमंडल की हवाओं पर वायु पर जो प्रभाव पड़ता है, उसी की खोज कोरियालिस नाम के व्यक्ति ने की थी, उसी को बोलते हैं कोरियालिस बल। इसी कोरियालिस बल के कारण हवाएं क्या हो जाती हैं, चक्रीय रूप धारित कर लेती हैं, इसी को बोलते हैं चक्रवात। अब ये जो चक्रवात है, यह दो स्थानों पर उत्पन्न होता है। जब यह कर्क रेखा से ठीक है, मकर रेखा के बीच में, जैसे मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, यह इक्वेटर है। अब देखिए यहां पर ये रहा कर्क रेखा, ये रही मकर रेखा, इसके बीच में अगर चक्रवात उत्पन्न होता है तो इसको बोलेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, क्योंकि उष्णकटिबंध में उत्पन्न हुआ। लेकिन यहां पर एक चीज क्लियरिफिकेशन है, यह है इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक क्या होता है, चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश पर कोरियालिस बल क्या होता है, कम होता है, ना के बराबर होता है। और जो चक्रवात उत्पन्न होगा वो कहां होगा, ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर आपकी जो है कि कर्क रेखा तक, और ये 5 डिग्री साउथ से लेकर मकर रेखा, तो इन क्षेत्रों में क्या होते हैं, ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और यह जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, इनमें वायु की जो गति है वो कई बार जो है कि 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और कई बार इससे भी ज्यादा, मिनिमम अगर देखें तो 60 से लेकर 62 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वायु चलती है, और इसको हम बोलते हैं चक्रवात। तो ये हुआ, एक तो हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो कि कहां पर हो रहा है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, एक और चक्रवात होता है जिस पर मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं प्रकार बता रहा हूं, वह है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, वह है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है,
और मैंने आपको बताया था शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात या शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वह मैंने बताया था कि 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच वाला जो क्षेत्र है, अर्थात इस अक्षांश के मध्य में जो एरिया आता है उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो वहां पर जो चक्रवात आएगा उसको बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अभी जो हमारा पॉइंट था वह है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो जैसा कि हमने कहा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहां पर होगा, वह कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा वाले क्षेत्र में। अच्छा, ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये हमेशा कहां उत्पन्न होंगे, महासागर में। अर्थात जब महासागर का जो जल है उसका जो तापमान है वह 27 डिग्री सेल्सियस से जब अधिक हो जाएगा तभी ये उत्पन्न होता है। जैसे कि आपको पता है सागर और महासागरों का औसतन जो तापमान है वो 17 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट होता है। लेकिन जब गर्मी का समय आता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और ऐसे में किसी स्थान के सागर का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए। जैसे उत्तर भारत में गर्मी बढ़ रही है लेकिन हर जगह पर गर्मी का प्रभाव एक जैसा नहीं होगा। अभी देखिएगा चुरू वाले राजस्थान के क्षेत्र में देखिएगा, कुछ जिलों में देखिएगा टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करेगा, लेकिन क्या सभी भारत के सभी क्षेत्रों में नहीं। तो ठीक इसी तरह से किसी महासागरीय जल का जब तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो उस महासागर में लो प्रेशर बन जाता है और इसी लो प्रेशर को भरने के लिए जब चक्रीय क्रम में हवाएं चलती हैं तो इनको बोलते हैं चक्रवात। और ये जो चक्रवात हैं इनको क्या बोला जाएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जैसा कि हमने कहा ये 5 डिग्री से लेकर है ना कर्क रेखा और अच्छा ये उत्पन्न तो होते हैं कर्क रेखा के पास तक लेकिन गति करते हुए आगे तक बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको लिखा मिलेगा कि कई बार 30 डिग्री तक जाते हैं लेकिन उत्पन्न कहां होते हैं, सामान्यतः कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक के। और कब उत्पन्न होंगे, जब महासागरीय जल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। भूमध्य रेखा के दोनों ओर क्षेत्रों में कोरियालिस बल क्या होता है, न्यूनतम होता है, तो इसके कारण ये उत्पन्न ही नहीं हो पाते क्योंकि चक्रवात बनने के लिए क्या चाहिए, हवा को चक्र के रूप में घूमना चाहिए। कोरियालिस बल नहीं है तो चक्रीय रूप में मिल ही नहीं पाएगा। ये जो होते हैं अत्यधिक विनाशकारी होते हैं और वायुमंडलीय तूफान होते हैं और ये वायुमंडलीय तूफान हवा की गति के माध्यम से जो है कि समुद्री जल के माध्यम से अपनी वर्षा के माध्यम से क्या करते हैं, विनाश करते हैं। ये जो चलते हैं वो चलते हैं पूरब से पश्चिम की ओर। अब देखिए पूरब से पश्चिम की ओर ही क्यों चलते हैं, यहां पर देख सकते हैं ये है आपका 30 डिग्री अक्षांशीय रेखा और ये भी है 30 डिग्री अक्षांशीय रेखा। तो 30 डिग्री अक्षांशीय रेखा से इक्वेटर की ओर अर्थात 0 डिग्री अक्षांश की ओर जो हवाएं चलती हैं इनको बोला जाता है जो है कि पूर्वी पवन है। इनको क्या बोलते हैं, पूर्वी पवन है। और पूर्वी पवन ये देशी शब्द है लेकिन अगर हम इनको कहें ज्योग्राफी की भाषा में तो इनको बोलते हैं व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड इनको बोला जाता है। ये ट्रेड विंड, ट्रेड जो शब्द है वो जर्मनी से लिया गया जिसका मतलब है एक निश्चित दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवनें। तो यह जो पवनें हैं इस रूप में चलती हैं। अब देखिए जब ये पवनें क्या कर रही हैं, पूरब से पश्चिम की ओर चल रही हैं। अब यहां पर कोई चक्रवात बनेगा तो इस चक्रवात को भी इसी तरह से ढकेलते हुए ले जाते हैं। जैसे आप कभी साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हुए आप आगे बढ़ते हैं लेकिन आंधी आ जाए तो आंधी, आप जा इधर रहे थे, आंधी आपको मोड़ने लगती है लेकिन आप कहोगे सर हम मुड़े नहीं थे, हम खड़े हो गए थे। अरे बच्चे, आंधी की अगर ताकत ज्यादा हो ना तो आपको अपने साथ ही लेकर जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, जो चक्रवात बनता है ये क्या, हवाएं ही तो है। ये यहां पर बना लो प्रेशर, इस लो प्रेशर को भरने के लिए चारों ओर से चक्रीय क्रम में हवाएं आ रही थी और ये व्यापारिक पवनें हैं। व्यापारिक पवनें इसको खींचते हुए कहां लेकर आएंगे, पूरब की ओर ढकेलेंगे। और मान लो ये बंगाल, एक सेकंड दीजिएगा, है ना, ये मान लो ये बंगाल की खाड़ी, क्या हो रहा है बच्चों, यह मान लो यह बंगाल की खाड़ी में बनी है तो ये क्या करेंगे, इन तटों पर आकर टकराएंगे। तो इस तरह से ये जो चक्रवात हैं ये बनते हैं। अब प्रश्न आएगा कि आखिर ये जो चक्रवात बनते हैं इनके बनने की एनर्जी कहां से आती है, क्या सिर्फ लो प्रेशर का जनरेट होना ही इंपॉर्टेंट है या कुछ और। तो देखो यहां पर लो प्रेशर से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा, संघनन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, संघनन को इंग्लिश में बोलते हैं जो है कि कंडेंसेशन और गुप्त ऊष्मा को बोलते हैं लेटेंट हीट। इसको इस रूप में समझिए। मान लेते हैं, एक सेकंड दीजिए बच्चे, ठीक है, हाँ। अब देखो
यह आपका कोई जलीय क्षेत्र है, ठीक है। अब यह जो जलीय क्षेत्र है, यहां पर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। ये पूरा जलीय क्षेत्र है और इस जलीय क्षेत्र का बढ़ गया टेम्परेचर। यहां का जो जल है ये क्या हो गया, गर्म। अच्छा, जल गर्म हुआ, देखो जल क्या हुआ, गर्म हुआ, तो इसके संपर्क में जो वायु आएगी, संपर्क में जो वायु आएगी वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अच्छा, गर्म वायु क्या करेगी, बाष्पीकरण करेगी, बाष्पीकरण। अच्छा, बाष्पीकरण क्या होगा, बाष्प क्या करता है, वह ऊपर जाता है, वह क्या करेगा, वायुमंडल में ऊपर जाएगा, वह क्या होगा, वायुमंडल में ऊपर जाएगा। अच्छा, वायुमंडल में ऊपर जाकर क्या होगा, यह जो वाष्प है वायुमंडल में ऊपर जाकर क्या होता है, ठंडा होता है, और ठंडा होकर क्या करता है, फिर से यह अपने पुराने रूप जल में आ जाता है। तो जब वाष्प ऊपर जाके ठंडा होगा तो फिर से वह अपने नेचुरल रूप, और नेचुरल रूप उसका क्या था, पानी था ना, पानी था जो गर्म हवा के माध्यम से गर्म बाष्पीकृत हो गया। जैसे कपड़ा आप धुल कर डालते हो, सूख जाता है ना, तो वाष्प कहां गया, वायुमंडल में। अब यही जो वाष्प है यही जाकर बादल का निर्माण करता है, यही जल की बूंद का निर्माण करता है। तो भैया जब बादल जो यह वाष्प है ऊपर गया, ठंडा हुआ, जल के रूप में बना, तो देखो क्या होता है, ये मान लो वाष्प है, और यह जो वाष्प है जब ये ठंडा होगा तो ये क्या करेगा, जल की बूंदों का निर्माण करेगा। अब देखो होता क्या है, जब वाष्प जल की बूंदों में, वाष्प जब जल की बूंदों में कन्वर्ट होता है तो उसमें होती है हीट, और वो हीट क्या करती है, निकलती है। अब इसको कैसे समझें, आप रोटी को, आपने देखा होगा फूली फूली रोटी आती है, उसमें कभी ऐसे उंगली मार दीजिए, हाथ आपका जल जाता है, पता क्यों, क्यों उसके उसमें भाप था। वो भाप जैसे ही आपके ठंडे हाथ पर पड़ा, तुरंत उसने क्या किया, वह भाप पानी के रूप में कन्वर्ट होता है, और भाप क्या करता है, अपनी हीट को आपके हाथ पर छोड़ देता है। ऐसा ही होता है। ठीक यही जब क्या होता है, वाष्प ऊपर जल के बूंदों में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं संघनन। तो संघनन से क्या होता है, वहां पर हीट निकलती है। अच्छा, जब यहां पर हीट निकलेगी तो यहां का भी तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो बढ़ा हुआ तापमान है, यहां तापमान जब भी होगा, अधिक होगा, तो लो प्रेशर। तो वायुमंडल में, यहां के ऊपर का जो वायुमंडल है, यहां पर हवा ऊपर उठ रही है, ऊपर उठकर क्या कर रही है, यहां पर भी, यहां पर हो रहा है संघनन, और इसके वजह से यहां पर भी बना रहता है लो प्रेशर। यहां पर भी लो प्रेशर, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब ये देखो होता क्या है, यहां पर लो प्रेशर बना रहेगा, और इसके किनारे ये ऐसे हवा उठेगी और इधर की ओर क्या करेगी, खूब वर्षा करेगी। इधर पर क्या होता है, खूब वर्षा होता है। तो अब ये देखो, ये जो बीच वाला भाग है जहां से हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है, और ये तब तक गर्म होकर ऊपर उठती रहेगी जब तक यहां पर क्या हो रहा है, संघनन हो रहा है। जब संघनन रुकेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर टेम्परेचर क्यों ज्यादा है, क्योंकि संघनन हो रहा है, और संघनन तभी तक होता रहेगा जब तक वाष्पीकृत हवा क्या होगी, ऊपर उठती रहेगी। तो यह जो बीच वाला भाग है, इसको बोलते हैं चक्रवात की आंख, और चक्रवात की आंख में कोई वर्षा नहीं। लेकिन यह जो भाग है जहां पर हवा जिससे उठ रही, इसको बोलते हैं चक्रवात की दीवार, और इस दीवार के सहारे क्या होगा, ढेर सारी वर्षा होगी। और वर्षा क्यों होगी, क्योंकि बाष्पीकरण तेजी से हो रहा है। अब देखो यही चक्रवात क्या हुआ, मान लो यहां पर स्थलीय भाग है, यह चक्रवात व्यापारिक पवनों के ढकेलने की वजह से इधर की ओर आया, और यह जब स्थल में आएगा, अब बताओ स्थल में चक्रवात प्रवेश कर गया है। अब स्थल वाला जो भाग है, इसमें क्या जल है बाष्पीकरण के लिए, बाष्पीकरण के लिए स्थल में तो जल है नहीं इतना जितना सागर में था। अब क्या होगा, ये स्थलीय भाग में जब चक्रवात आता है तो इसको जल उतना नहीं मिलता है, या उतना गर्म जल नहीं मिलता है जो ऊपर जाकर क्या कर, वाष्प के रूप में ऊपर जाकर संघनन कर सके। और संघनन नहीं होगा तो यहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब देखो यहां पर जब चक्रवात आया तो इसके ऊपर का यह जो वायुमंडल जब यहां पर आ गया है तो यह क्या हो जाएगा, यह ठंडा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर संघनन नहीं हो रहा है। और जब ठंडा हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और प्रेशर हाई हो जाएगा तो हाई प्रेशर हवा को नीचे से ऊपर उठने ही नहीं देगा। हवा तभी तक ऊपर उठेगी जब ऊपर भी लो प्रेशर है। जब ऊपर हाई प्रेशर हो गया तो नीचे से हाई हवा को खींचेगी नहीं, और इस तरह से क्या होता है, चक्रवात समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि आपने सुना होगा, चाहे बे ऑफ बंगाल में चक्रवात उत्पन्न हो या फिर अरब सागर में चक्रवात हो, जैसे ही वह स्थलीय भाग में प्रवेश करता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसको संघनन की गुप्त ऊष्मा नहीं मिलती।
आई होप आप इस चीज को यहां पर समझ पाए होंगे। अब देखिए हमारे यहां पर यह जो आप पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है और तमिलनाडु वाले क्षेत्र, यह चक्रवात से प्रभावित राज्य हैं। इसमें सर्वाधिक जो प्रभावित राज्य हैं वह है आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यहां पर हर साल हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान होता है, जनधन की हानि होती है। इधर देखें तो आपका जो है कि गुजरात वाला क्षेत्र, इधर महाराष्ट्र वाला क्षेत्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी और साथ ही साथ केरला के कुछ हिस्सों में भी चक्रवात यह देखे जाते हैं। और ये जो चक्रवात हैं दो फेज में आते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया अप्रैल मई जून वाले समय में, और फिर उधर नवंबर और दिसंबर वाले समय में चक्रवात आते हैं। ये जो चक्रवातों के आने का कारण है यह है सागर के जल का टेम्परेचर अधिक होना।